दोस्तों, तुर्की में महाविनाशकारी भूकंप आया है। हम सभी द्रवित हैं। जो कोई भी इस तरह के दृश्य को देख रहा है, एकदम हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहा है। आपदा, ये जो प्राकृतिक आपदा है, व्यक्ति को किस तरह से कमज़ोर बना दे रही है, सोचने की ज़रूरत है। बड़ी विडंबना है। मानव आपदा उसे कहता है जो झटके से हो जाए। जैसे भूकंप आया, 3 सेकंड में बड़े बड़े मकान गिर गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ दिनों तक टीवी चैनल वाले खूब आपदा का जिक्र करेंगे, पीछे का पूरा इतिहास बता डालेंगे, और फिर जैसे ही इस आपदा से थोड़ी राहत मिलेगी, मानो फिर वैसा ही हो जाएगा। हम आपदा से सीखते भी हैं क्या? लगता है कि हम आपदा से कुछ सीख नहीं पाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैन लर्न्स लिटिल फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस, यानी कि मानव अपने खुद के अनुभवों से बहुत कम सीखता है, नहीं के बराबर सीखता है। देखिए ना, बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं और तमाम चेतावनियां दी जाती हैं, और उन चेतावनियों के प्रति हम थोड़ी देर के लिए सतर्क होते हैं, और फिर वही ढाक के 3 पात, फिर हम वही लापरवाही करना शुरू करते हैं। मैं इस तुर्की के महाविनाशकारी भूकंप के ही संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और उन आपदाओं से मानव जगत पूरी तरह से व्यथित होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है। और देखें कि जिसके धन जन की हानि होती है, भाई धन की हानि तो कुछ दिनों में हम उसकी पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जो अपने चले जाते हैं, जो इस हादसे के शिकार हो जाते हैं, उनकी कमी क्या कभी पूरी की जा सकती है? नहीं, कभी नहीं पूरी की जा सकती है। हम उनके प्रति अपनी असीम संवेदना व्यक्त करते हैं। हम किसी के लिए इस समय किसी तरह की व्यंग्यात्मक या कठोर बात नहीं कहना चाह रहे हैं। हम केवल इस बात की बात करना चाहते हैं, मानव का जैसे स्वभाव हो गया है, और स्वभाव तो है ही, हम माने चाहे न माने, कि हम आपदा उसे कहते हैं जो बड़ी तेजी से पलक झपकते ही घट जाती है, और फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। हम आपदा उसे नहीं कहते हैं जो क्रमशः आती है, धीरे धीरे आती है। जिस तरह से मानव प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर रहा है, अबाध दोहन कर रहा है, क्यों? अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यापार के लिए, और भूल जा रहा है कि वह प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। ये तो है, मानव दोहन कर रहा है, और बड़ी अबाध गति से दोहन कर रहा है। सरकारें भी बड़े बड़े नदियों के बांध को जो बनवा रही हैं, तो तात्कालिक नज़रिए से आप देखेंगे, लोग तर्क देंगे, सरकारें भी तर्क देती हैं कि भाई बिजली बनाना है, नहरों के द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है, आधुनिक सुख सुविधाओं के लिए ये चीज़ें अत्यधिक ज़रूरी हैं। कोयले का भंडार कम हो रहा है, बिजली पर निर्भरता आ रही है। तमाम ऐसे तर्क देंगे कि वर्तमान उपयोग के लिए हमें बांध बनाना जरूरी है, जंगलों की कटाई जरूरी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाना जरूरी है। तमाम तर्क जो दिए जाते हैं वर्तमान में बड़े सही भी लगते हैं, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं, वर्तमान के लाभ के लिए हम दूरगामी परिणामों के बारे में या तो सोचते ही नहीं, या बहुत कम सोचते हैं। इतना कम सोचते हैं जो न सोचने के बराबर है।
और फिर देखें कि इतना ही नहीं, जो बाढ़ आ जाती है, जो सूखा पड़ जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का संकट वर्तमान में दिखना शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में वो कौन सा गुल खिलाएगा। अत्यधिक गर्मी का पड़ना, अत्यधिक ठंडी का पड़ना, -डिग्री का तापमान हो जाना, आज हम इसका केवल अनुमान कर करके एकदम सिहर जाते हैं। कल्पना करिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चे, आने वाली पीढ़ी के लोग उस भीषण टुंड्रा प्रदेश जैसा -डिग्री का तापमान अगर इन क्षेत्रीय जो देश के मध्यवर्तीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी वही स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा। माना कि जैसे टुंड्रा प्रदेश में, जैसे हिम से भरे हुए क्षेत्रों में लोग किसी न किसी तरह से तो अपना जीवन यापन कर ही लेते हैं, अगर पूरी धरती पर ही ऐसा होने लगेगा तो खेती कैसे होगी, फसलें कैसे उगेंगी, वनस्पतियों का क्या होगा। अरे भाई, आदमी खाएगा क्या, सोना चांदी हीरे मोती खाएगा क्या, करेंसी नोट खाएगा क्या, डिजिटल मार्केट का बाजार कैसे चलेगा। अन्न नहीं रहेगा, साधन नहीं रहेंगे, तमाम चीज़ें जो आने वाले दिनों में घनघोर संकट पैदा करेंगी। इन बातों के बारे में पढ़ करके, सुन करके जान तो लेते हैं, लेकिन उसके प्रति हम करते क्या हैं। एक बात तो ये कि हम या तो नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। अगर हम करते हैं, सोचते हैं, बात आती है हमारे सोचने से क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए कि हमें एक नजरिया इस तरह का भी अपनाना होगा कि मानव के सारे प्रयास प्रकृति के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सकते। प्रकृति की शक्ति के आगे मानव की संपूर्ण शक्ति उतनी ही होगी जैसे कि कोई चींटी चाहे कि हम पहाड़ को उठा करके फेंक देंगे। प्रकृति से नहीं लड़ सकते, प्रकृति से नहीं लड़ सकते, ये तो अक्षरशः सही बात है। मिसाल के तौर पर आप कुछ बातों को देखिए, कई बार धरती पर हिमयुग आया। माना कि मानव उस समय सभ्य नहीं था, मानव उस समय ज्ञानवान नहीं था, ज्ञान विज्ञान के साधन संसाधन मानव के पास नहीं थे और पूरा का पूरा मानव जगत विलीन हो गया। फिर से सभ्यता बनी, फिर से मानव की उत्पत्ति हुई। इस तरह से प्रकृति में अनेकों बार हिम युग आया और पूरी सृष्टि नेस्तनाबूद हो गई। क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? क्या धरती पर फिर से हिम युग आने के संकेत मिल रहे हैं? कदाचित अगर ऐसा होगा तो हम कर ही क्या सकते हैं। बड़ी से बड़ी सुनामी आती है, समुद्र में उठने वाली भयंकर प्रलयंकारी तूफानों के खिलाफ हम कर ही क्या सकते हैं। प्रकृति से तो हम लड़ नहीं सकते। तो कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही कि द बेस्ट वे टू वर्शिप इज टू फॉलो हर। प्रकृति की पूजा का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका अनुसरण करें। दूरगामी चिंतन शैली का प्रयोग करके हम ये विचार कर सकते हैं कि आज जो हम अपने को संतुलित करना सीख लेंगे तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, हम जो बहुत दिनों तक सुकून पूर्वक रह सकेंगे। ये तो तय है कि एक समय आएगा जब धरती पर सब कुछ विलीन हो जाएगा, लेकिन इसे हम नकारात्मक तरीके से क्यों लें? ये तो जानना पड़ेगा। और जानते ही हैं कि एक समय था जब धरती पर कुछ नहीं था और एक समय था जब धरती पर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। लाखों साल का समय लगा। आज जो हम सुखद जीवन की कल्पना करते हैं और सुखद जीवन जी रहे हैं, यह लाखों वर्ष की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। और ये सुखद वाले दिन कुछ दिन रहेंगे और इसके बाद प्रकृति अपना खेल तो खेलेगी ही।
आप ऐसे समझें कि गुलाब के पौधे में बस 4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए खूब सुंदर से सुंदर फूल खिले हैं। गुलाब के उन फूलों को विदीर्ण तो होना ही है। अगर पूरी धरती गुलाब का पौधा है तो आज जो विकसित और समुन्नत और सुंदर सी सभ्यता है वह खिला हुआ गुलाब का फूल है। इसे विदीर्ण तो होना ही है और इस विदीर्ण होने की प्रक्रिया में हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे क्या आप गुलाब को मुरझाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि जब तक प्रकृति की अनुकंपा के द्वारा मानव और जीव जंतुओं की धरती पर सृष्टि की संभावना बनी हुई है, हम अपनी गलतियों से बहुत जल्दी गुलाब को मुरझा जाने न दें। अगर हम सोच विचार का पालन करते हैं तो निश्चित ही इस धरती के गुलाब को बहुत दिनों तक सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। करना क्या होगा? करना तो ये होगा कि पहले हम जान लें कि हमारी जो सोच है असीमित न होने पावे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के निर्माण में लगा हुआ देश कहां जा रहा है? क्या कर रहा है? क्या इसमें हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं? हमसे तात्पर्य है कि जो सोचते हैं प्रायः उनकी क्षमता नहीं होती और जो क्षमतावान होते हैं सोचते नहीं। ये तो हो गई उनकी बात, लेकिन हम अपने अंश की बात तो सोच ही सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इतना तो जरूर सोचे कि वह प्राकृतिक तौर तरीकों का पालन करके इस प्रकृति को बहुत देर तक सुरक्षित और संरक्षित कर सकता है। जैसे एक आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो प्लास्टिक के साधनों का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, बल्ब का प्रयोग करते हैं जिससे जहरीली गैस निकलती है, आखिर हम इनका प्रयोग न करें? लेकिन जरा इस पर ध्यान रखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा निकली हुई गैस है, वो वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष में जाकर के वायुमंडल में जो हमारे ओजोन का परत है उसको पूरी तरह से विदीर्ण कर रहा है। अब अगर हमारा छाता ही छेद वाला हो जाएगा तो हम बरसात से कैसे बचेंगे? पानी की बूंदें तो छन छन करके छेदों के माध्यम से हमें भिगो देगी। ये जो ओजोन परत है इस धरती का छाता है और हमारे मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो तमाम तरह की विषैली गैसें निकल करके ओजोन परत रूपी छाते में छेद बना रही है, वह हमारी धरती को पूरी तरह से विनाश के कगार पर ले जा रही है। ये कारण है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन मनन करना होगा। और आपदाएं बड़ी तेजी से आए तो हम उन्हें आपदा कहें नहीं। आपदाएं अगर धीमी गति से भी आ रही हों तो अगर हम जागरूकता का रुख अपनाएंगे तो उसे भांप लेंगे। भाई आज नहीं तो 4 साल बाद सही, अगर भूकंप आएगा तो विनाश करेगा, अगर महाप्रलय आएगा तो विनाश करेगा। अगर हम ओजोन परत को इस तरह से ही विदीर्ण करते चले जाएंगे तो माना कि हमारे जनरेशन में नहीं लेकिन हमारे अगले जनरेशन में या उसके अगले जनरेशन में कुछ न कुछ तो महाविनाशकारी घटित होगा ही। तो क्या ये हमारी सोच का परिणाम है? हाँ, निश्चित ही ये हमारी सोच का परिणाम है। आप कह सकते हैं
तर्क कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो ज्ञान विज्ञान के धनी नहीं थे तब भी तो आपदाएं आती थी। हाँ, तब भी आती थी, आज भी आती हैं। आज कम से कम हम उन आपदाओं के बाद राहत कार्यों में, सुरक्षा प्रदान करने के कार्यों में बड़ी तेजी तो दिखा सकते हैं। और अगर सतर्कता बरतें तो शायद हम वैज्ञानिक माध्यमों से, वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यमों से प्राकृतिक आपदाओं को अगर रोक नहीं सकते तो उसकी सूचना तो पा ही सकते हैं और अपने बचाव के तरीके अपना सकते हैं। दोस्तों, मेरा इन संदर्भों में केवल इतना कहना है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के आ जाने पर ही नहीं बल्कि हर पल इस बात में सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि किसी भी क्षण प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्या हम अपने सोच विचार, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, पढ़ना लिखना, सीखना सिखाना, इन तमाम मानवीय उपायों से इस धरती को क्या और सुंदर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। आइए हम एक अभियान चलाएं कि हम कम से कम प्रकृति को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित करने के लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।